नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिग्विजय सिसोदिया और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एनसीपी नर्सिंग केयर प्लान। नर्सिंग केयर प्लान जो है वो आपके प्रैक्टिकल के अंदर बहुत बार पूछते हैं। तो ये सबसे टफ पड़ता है बच्चों के लिए कि नर्सिंग केयर प्लान कैसे बनाएं, क्योंकि टीचर क्या करते हैं, कोई भी एक नर्सिंग केयर प्लान दे देते हैं उठा के, जो कि आपके अड़ोस पड़ोसी के भी सेम नहीं होता है, इसलिए आप चीटिंग भी नहीं कर पाते हो। तो आप इसको याद कैसे करें, ईज़िली वे में इसको याद कैसे करें, तो इसलिए मैं आपको क्या करूँगा, 10 सबसे जो इम्पोर्टेंट एनसीपी है वो आपको मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। इन 10 में से आपको कोई ना कोई एक पूछा जाएगा। इन 10 से बाहर एमसीक्यू एक भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है? और इन 10 में से भी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो है वो मेन तो 3 ही है। जैसे कि हो गया, एक तो हाइपरटेंशन हो गया आपका, दूसरा हो गया आपके फीवर हो गया, तीसरा आपके हो गया वॉमिटिंग। हाइपरटेंशन, फीवर एंड वॉमिटिंग, ये तीनों मोस्ट कॉमन है। अगर इन तीनों में से कोई आप एक आपको पूछा जा रहा है तो वो तो आपके चांदी ही चांदी है, क्योंकि ये सबसे इजी एनसीपी है। इनका जो नर्सिंग डायग्नोसिस होता है वो सबसे इजी होता है। तो ये तीनों तो आप रट लीजिए, आपकी किस्मत अच्छी हुई तो यही आएगी। अदरवाइज़ जो ये 10 मैं आपको अभी बताऊंगा वो तो थोड़ा थोड़ा एक बार आप ऊपर ऊपर से देख लीजिए, मैं आपको समझा दूंगा इजीली। तो क्या आपके एनसीपी के तो नंबर कटने हैं ही नहीं, एनसीपी के अंदर आपके पूरे में से पूरे आ जाएंगे, ठीक है बच्चों? तो अपन एक एक करके 10 एनसीपी देखते हैं। तो सबसे पहले अपन हाइपरटेंशन की एनसीपी देखेंगे। एक बात ये ध्यान रखनी है आपको, एनसीपी के अंदर आपके सबसे पहले लिखा जाता है असेसमेंट एंड देन आता है उसके बाद में डायग्नोसिस, फिर लिखते हैं अपन क्या, गोल या प्लानिंग, और उसके बाद में अपन 4th नंबर पे लिखते हैं आपका इम्प्लीमेंटेशन, एंड लास्ट में लिखते हैं अपन इवेल्युएशन, ठीक है बच्चों? तो हाइपरटेंशन के अंदर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा कि कैसे लिखते हैं असेसमेंट डायग्नोसिस वगैरह। तो हाइपरटेंशन का सबसे पहले असेसमेंट क्या आता है, असेसमेंट के अंदर भी आपको ये याद रखना है कि आपको सब्जेक्टिव डाटा कलेक्ट करेंगे एंड ऑब्जेक्टिव डाटा। असेसमेंट का मतलब होता है क्या, कि पेशेंट को असेस करना। अब असेस कैसे करेंगे अपन, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव तरीके से। सब्जेक्टिव मीन्स कि जो पेशेंट है वो बताएंगा अपने बारे में, वो होता है सब्जेक्टिव डाटा। एंड ऑब्जेक्टिव मीन्स अपन जो है वो क्या ऑब्जर्व करेंगे पेशेंट के बारे में, यानी कि उसके वाइटल साइंस वगैरह अपन देखेंगे, ठीक है बच्चों? तो हाइपरटेंशन का असेसमेंट क्या निकल के आया, सब्जेक्टिव में आया कि पेशेंट बोल रहा है उससे हेडेक है, सर में दर्द है, या उसको डिजीनेस है, ठीक है? फिर ऑब्जेक्टिव डाटा, यानी कि अपन ने उसके अंदर क्या ऑब्जर्व किया, तो उसके वाइटल साइन देखे। सबसे पहले बीपी देखा आपने, हाइपरटेंशन है तो हाइपरटेंशन के अंदर क्या देखेंगे हम, बीपी देखेंगे। तो बीपी क्या निकल गया, 160/100 mm ऑफ Hg विथ पल्स रेट 96 पर मिनट, जो कि हाइपरटेंशन का रूप है या हाइपरटेंशन को इंडिकेट करता है। क्योंकि नॉर्मल बीपी जो होती है वो होती है 120/80 mm ऑफ Hg। ओके बच्चों? और यहाँ जो है बीपी वो है 160/100 mm ऑफ Hg, यानी कि बीपी हाई है। तो इसलिए यहाँ पे हाइपरटेंशन को ये इंडिकेट कर रहा है। असेसमेंट से पता चल गया कि पेशेंट को क्या है, हाइपरटेंशन। फिर डायग्नोसिस। अब डायग्नोसिस जो है एनसीपी के अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है, जो कि आपको मेनली कितने बनाने होते हैं, लगभग 5 बनाने होते हैं नर्सिंग डायग्नोस। तो 5 डायग्नोस मैंने यहाँ पे भी लिख रखे हैं, आप 5 याद कर लीजिए। जैसे कि इसके हाइपरटेंशन के 5 डायग्नोसिस कुछ इस प्रकार है। सबसे पहला है अल्टर्ड बीपी, यानी कि बीपी बढ़ गई है। फिर दूसरा है रिस्क फॉर स्ट्रोक, यानी स्ट्रोक का रिस्क रह जाता है। तीसरा हो गया एक्टिविटी इंटॉलरेंस, ठीक है, एक्टिविटी के अंदर उसका इंटॉलरेंस हो गया है। फिर चौथा है कि डेफिशिएंट नॉलेज, यानी कि बीपी के रिगार्डिंग जो पेशेंट है ना, पेशेंट को बीपी के रिगार्डिंग नॉलेज बहुत ही कम है, डेफिशिएंट नॉलेज अबाउट बीपी। ओके। एंड लास्ट है कि रिस्क फॉर डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, यानी कि जो बीपी के पेशेंट होता है ना उसके अंदर रिस्क हो जाता है, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाता है उनके अंदर, तो रिस्क फॉर डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। ये 5 डायग्नोसिस है आपको जो कि याद कर लेना है। फिर असेसमेंट, डायग्नोसिस एंड देन 3rd नंबर पे अपन एनसीपी के अंदर लिखते हैं प्लानिंग। प्लानिंग के अंदर हम ये लिखेंगे कि अब उसके जो हाइपरटेंशन हो गया पेशेंट को, अब वो ठीक कैसे करना है, वो सब के लिए अपन क्या करेंगे, प्लान करेंगे। वो सब अपन प्लानिंग के अंदर लिखेंगे। जैसे कि प्लानिंग क्या हुई, मेंटेन नॉर्मल बीपी, बीपी हाई हो रखी थी, तो अपन को क्या करना है, उस बीपी को नॉर्मल करना है। इसलिए अपन क्या लिखेंगे प्लानिंग के अंदर, मेंटेन करनी है नॉर्मल बीपी अपनी, ठीक है बच्चों? फिर 4th नंबर पे आ जाता है अपना कि गोल। तो गोल सीधी सी बात है, वही होगा कि अपन को बीपी नॉर्मल करनी है। प्लानिंग एंड गोल दोनों सेम ही होते हैं, ओके बच्चों? तो गोल यहाँ पे क्या निकल गया, बीपी रिड्यूस करनी है, पेशेंट अंडरस्टैंड लाइफस्टाइल चेंजेस, ओके, बीपी को रिड्यूस करनी है।
कैसे करेंगे कि पेशेंट अंडरस्टैंड करेंगे कि उसको लाइफस्टाइल चेंजेस करनी है पेशेंट के अंदर, ठीक है। फिर लास्ट है अपने, सेकंड लास्ट है कि इंटरवेंशन। इंटरवेंशन यानी कि इंटरवेंशंस को अपन इम्प्लीमेंटेशन भी बोलते हैं। तो वो क्या किया है कि अपन प्लानिंग जो किया है वो पेशेंट के ऊपर अपन इम्प्लांट करेंगे, यानी कि जो प्लान बनाया है अपन उसको अपन एक्शन के अंदर लाएंगे उस प्लान को। मीन्स कि प्लान को अपन पेशेंट के ऊपर वर्क अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इंटरवेंशन क्या निकल गया है कि मॉनिटर करेंगे अपन बीपी को, ठीक है। एसेस करेंगे उसके सिम्टम्स जो है वो बार बार एसेस करते रहेंगे। फिर अपन उसको जो पेशेंट है उसको सेमी फाउलर पोजीशंस में रखेंगे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है कि उसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे साल्ट। हाइपरटेंशन वाले जो पेशेंट होते हैं ना, हाई बीपी वाले, उसको साल्ट है ना रेस्ट्रिक्ट करते हैं हमेशा, क्योंकि साल्ट नहीं देते हैं उसको। साल्ट पूरी तरीके से रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि उसको साल्ट अवॉइड ही करना है। फिर हो जाएगा कि नेक्स्ट इंटरवेंशन है कि रिलैक्सेशन। उसको रिलैक्सेशन टेक्निक्स देंगे जस्ट लाइक डीप ब्रीथ एटसेट्रा, ठीक है। फिर है मेडिकेशन, उसको मेडिकेशन के लिए बोलेंगे अपन कि उसको मेडिकेशन करना चाहिए, ठीक है। फिर है कि एजुकेशन करेंगे, आप एजुकेट करेंगे उसको बीपी के रिगार्डिंग। तो लास्ट है कि उसको एजुकेट कर देंगे अपन बीपी के रिगार्डिंग कि उसको बीपी कैसे रिड्यूस करनी है, वो सब के लिए उसको एजुकेट करेंगे। फिर लास्ट स्टेप आ जाएगा अपना इवेल्यूएशन। इवेल्यूएशन में क्या होगा कि रिजल्ट क्या निकल के आया। रिजल्ट मोस्टली क्या निकल के आता है, पॉजिटिव आता है। जैसे कि बीपी अपन को गोल था कि रिड्यूस करना है, तो वो बीपी अपने नॉर्मल हो जाती है, यही उसका इवेल्यूएशन निकल के आ जाता है। इफ़ बीपी इज़ नॉट नॉर्मल मीन्स कि इवेल्यूशन नेगेटिव आता है ना कि पॉजिटिव, मीन्स के रिजल्ट है ना पॉजिटिव की जगह नेगेटिव आ गया कि उसका बीपी रिड्यूस नहीं हुआ, तो फर्दर अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट एनसीपी क्रिएट करेंगे हाइपरटेंशन के ऊपर, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि जो ये नर्सिंग केयर प्लान है ना, वो क्या है, ऑन गोइंग प्रोसेस है, मतलब कि वो चलता ही रहता है कंटिन्यू, ठीक है बच्चों। ये हुआ अपने हाइपरटेंशन के नर्सिंग एनसीपी नर्सिंग हाइपरटेंशन की एनसीपी अपने कंप्लीट हो गई है। अब अपन देखते हैं फीवर की एनसीपी। फीवर के अंदर असेसमेंट करेंगे अपन पेशेंट के अंदर, तो सब्जेक्टिव क्या निकल के आएगा कि पेशेंट फील करता है हॉटनेस, ठीक है। पेशेंट फील लाइक हॉट और चिल। फिर ऑब्जेक्टिव क्या निकल के आएगा कि पेशेंट का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, कितना इंक्रीज हो गया, अप्रोक्स 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी कि जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है पेशेंट का वो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, उससे क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया है। तो फीवर के अंदर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। लगभग देख लीजिए आप, यहाँ पे दे रखा है 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। एंड नेक्स्ट क्या है ऑब्जेक्टिव कि उसको स्वेटिंग हो रही है, ठीक है। स्वेटिंग है उसके अंदर, पसीना आ रहा है उसको, ठीक है। ये हो गया ऑब्जेक्टिव। ये असेसमेंट अपना कंप्लीट हुआ फीवर का। नेक्स्ट इसका डायग्नोसिस। डायग्नोसिस 5 वापस देखिए कि हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया का मतलब होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, वही होता है हाइपरथर्मिया। नेक्स्ट है फ्लूइड डेफिशिएट, यानी कि फ्लूइड की कमी हो गई, क्योंकि स्वेटिंग के कारण क्या हुआ, फ्लूइड लॉस बहुत ज़्यादा हो गया। थर्ड है फटीग हो गया। फोर्थ है अल्टर्ड कंफर्ट, यानी कि उसको कंफर्ट नहीं हो रहा है। फोर्थ फिफ्थ है लास्ट है जो कि रिस्क डिहाइड्रेशन। वो डिहाइड्रेशन की रिस्क पे आ गया है, मतलब कि स्वेट के कारण क्या हुआ कि फ्लूइड बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, जिसलिए वो डिहाइड्रेशन के रिस्क पे आ गया, इसलिए रिस्क ऑफ डिहाइड्रेशन। ये 5 डायग्नोसिस फीवर के भी कंप्लीट हुए। फिर अपन चलते हैं प्लानिंग की तरफ। तो प्लानिंग क्या करेंगे, अपन को फीवर रिड्यूस करना है। फिर गोल गोल भी अपने प्लानिंग के जैसा ही होता है कि टेम्परेचर रिड्यूस करना है अपने को, ये अपना गोल है, ठीक है। और पेशेंट को कैसे भी करके हाइड्रेट करना है, यानी हाइड्रेशन मेंटेन करनी है पेशेंट की। फिर इसके इम्प्लीमेंटेशन या इंटरवेंशन क्या है फीवर के, तो मॉनिटर करते रहेंगे अपन टेम्परेचर को, पेशेंट के टेम्परेचर को आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम अपन चेक करते रहेंगे या मॉनिटर करते रहेंगे। फिर टेपेड स्पॉन्ज, यानी कि उसको स्पॉन्ज बाथ देंगे। फिर उसको फ्लूइड थेरेपी देंगे, अपन उसको फ्लूइड प्रोवाइड कराएंगे। फिर कूल एनवायरनमेंट देंगे अपन उसको, जिससे कि उसकी टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल कंडीशन पे आ जाए। फिर एंटीपायरेटिक्स जो कि अपने मेडिसिन है, उसको एंटीपायरेटिक्स मेडिसिन देंगे, जिससे कि उसका फीवर रिड्यूस हो जाए। लास्ट है इवेल्यूशन। इवेल्यूशन में क्या होगा कि पेशेंट ठीक हो जाएगा, उसकी जो टेम्परेचर था वो नॉर्मल हो जाएगा, 102 डिग्री से टेम्परेचर नीचे गिर के 99 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, जो कि नॉर्मल होता है, ठीक है बच्चों। ये अपने फीवर की एनसीपी भी कंप्लीट हुई। अब देखते हैं अपन फ्रैक्चर की एनसीपी। फ्रैक्चर की एनसीपी में असेसमेंट देखेंगे। तो सब्जेक्टिव क्या निकल गया है, पेशेंट बोल रहा है कि उसको सीवियर लेग पेन है, क्योंकि फ्रैक्चर हो गया है, तो फ्रैक्चर के टाइम क्या होता है, पेन होता है अपन को, तो इसलिए सब्जेक्टिव क्या निकल गया, सीवियर लेग पेन। ऑब्जेक्टिव क्या निकल के आ रहा है कि स्वेलिंग है उसके अंदर और डिफॉर्मिटी है।
ठीक है बच्चों। डायग्नोसिस, 5 डायग्नोसिस कुछ इस प्रकार है फ्रैक्चर के। सबसे पहला एक्यूट पेन, फ्रैक्चर है तो पेन तो हो गया, इसलिए एक्यूट पेन। दूसरा है इम्पेयर्ड मोबिलिटी, यानी कि वो प्रॉपरली मूव नहीं कर पा रहा अपनी बॉडी को जहाँ पे फ्रैक्चर हो रखा है, तो इम्पेयर्ड मोबिलिटी। तीसरा है रिस्क इन्फेक्शन, अब जब फ्रैक्चर हो रखा है तो वहाँ पे इन्फेक्शन का चांस रहता है, इसलिए रिस्क इन्फेक्शन। चौथा है स्किन इंटीग्रिटी रिस्क, ठीक है। एंड लास्ट वन है एनजाइटी, कि अब उसके फ्रैक्चर हो गया तो उसको पेशेंट को एनजाइटी रहती है कि उसके फ्रैक्चर हो गया इसलिए। तो अब अपन देखते हैं अपन फ्रैक्चर की प्लानिंग क्या करेंगे अपन फ्रैक्चर के अंदर। तो प्लानिंग यही है, सीधी सी बात है कि उसका पेन हो रहा है तो उसके पेन को कैसे भी करके अपन को रिड्यूस करना है। गोल क्या निकल के आएगा, गोल पेन के जैसा, प्लानिंग के जैसा योगा की पेन कैसे भी करके उसका डिक्रीज़ करना है। फिर इंटरवेंशन या इम्प्लीमेंटेशन जो कि है कुछ इस प्रकार। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, असेस करेंगे पेन का, जो कि किससे होता है, पेन स्केल से, जो कि 3 to 10 के बीच में होती है स्केल का नंबरिंग। उससे अपन क्या करेंगे, उसका पेन लेवल असेस करेंगे। फिर इमोबिलाइज करेंगे उसको, यानी कि बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करने देना अपन को पेशेंट को। नेक्स्ट है एलिवेट करेंगे, फिर उसको एनाल्जेसिक्स देंगे जिससे कि उसका पेन रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट है उसका हाइजीन मेंटेन रखेंगे, जहाँ पे फ्रैक्चर हो रखा है हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं करेंगे तो वहाँ पे इन्फेक्शन का रिस्क रहता है, इसलिए हाइजीन मेंटेन करेंगे। फिर लास्ट है रेजोरेंस, ठीक है। और लास्ट स्टेप है एनसीपी का इसके अंदर इवेल्यूशन, जो कि क्या है, पेन उसका जो है रिड्यूस हो गया है, 2 आया है पेन। जो पेन लेवल स्केल होती है ना उसके अंदर 3 to 10, सॉरी 1 to 10 होता है वैसे, जिसके अंदर 3 से ज़्यादा जो होता है ना, अगर नंबर आ रहे हैं पेन लेवल, उसका मतलब है कि पेशेंट को पेन हो रहा है। अगर 3 से कम है, 1 या 2 है, इसका मतलब पेशेंट को पेन नहीं है, ठीक है। तो उसका पेन 2 आया है, यानी कि पेन उसका रिड्यूस हो गया है, ठीक है बच्चों। इस प्रकार अपना फ्रैक्चर की भी एनसीपी कंप्लीट हुई। अब अपन देखते हैं अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस क्या होता है, वही जो अपने अपेंडिक्स में पेन होता है ना, उसी को अपेंडिसाइटिस बोलते हैं। इसके असेसमेंट में अपन देखते हैं सब्जेक्टिव डाटा क्या निकल के आया, कि RLQ पेन हो रहा है, ठीक है बच्चों। अब RLQ पेन का मतलब क्या होता है, RLQ की फुल फॉर्म होती है राइट लोअर क्वाड्रेंट पेन, ओके बच्चों। ये जो कि अपेंडिक्स जहाँ पे प्रेजेंट होती है ना, उस रीजन को क्या बोलते हैं, राइट लोअर क्वाड्रेंट, ठीक है। राइट लोअर क्वाड्रेंट, उस रीजन को बोलते हैं राइट लोअर क्वाड्रेंट, जहाँ पे अपना अपेंडिक्स पाया जाता है। वहाँ पे अगर वहाँ पे पेन होता है पेशेंट को, ये सब्जेक्ट की डाटा निकल के आया, ठीक है। अगर वहाँ पे पेन होता है ना राइट लोअर क्वाड्रेंट पे, तो तुरंत डॉक्टर से अपन को क्या करना है, कॉन्टैक्ट कर लेना है, क्योंकि अपेंडिक्स के चांसेस रहते हैं इसलिए। तो पेशेंट बोल रहा है उसको RLQ पे पेन हो रहा है। फिर ऑब्जेक्टिव डाटा क्या निकल गया है, कि टेंडरनेस है उसको एंड फीवर है, ठीक है। फिर अपन उसका डायग्नोसिस निकालेंगे। डायग्नोसिस 5 है अपन के पास। पहला है कि उसको पेन हो रहा है, ठीक है बच्चों। दूसरा है कि उसके इन्फेक्शन का रिस्क है, तो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। तीसरा है नोज़िया हो रही है उसको। चौथा है एनजाइटी है, ठीक है। पाँचवा है लास्ट कि उसके पुअर न्यूट्रिशन है, ठीक है बच्चों। ये 5 उसके डायग्नोसिस निकल के आए। फिर प्लानिंग एंड ग्लोन। प्लानिंग तो क्या हो गया कि उसको पेन को कैसे भी करके कंट्रोल करना है, एंड इन्फेक्शन को उसको कंट्रोल करना है। गोल यही है कि उसका पेन डिक्रीज करना है अपन को। फिर इम्प्लीमेंटेशन या इंटरवेंशन क्या निकल गया है, कि अपन उसको मॉनिटर करेंगे उसके पेन को, वही पेन लेवल स्केल से, ठीक है। फिर एनपीओ का मतलब क्या होता है, नील पर ओरल, ठीक है बच्चों, यानी कि उसको ओरली कुछ भी नहीं देना है, ठीक है। फिर IV फ्लूइड्स चढ़ाएंगे अपन उसको, एंड एंटीबायोटिक्स देंगे। फिर सर्जरी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे अपन, उसको सर्जरी देंगे, सर्जरी करेंगे उसकी अपेंडिसाइटिस के अंदर, उसके अपेंडिक्स को रिमूव कर देंगे, ठीक है। और उसको सोशली उसको सपोर्ट करेंगे पेशेंट को, ठीक है। तो ये उसका इंटरवेंशन। फिर लास्ट है इवेल्यूशन। इवेल्यूशन के अंदर वही है, पेन रिड्यूस हो गया है, ठीक है बच्चों। तो ये अपने अपेंडिसाइटिस की भी एनसीपी कंप्लीट हुई। फिर 5th नंबर पे अपने है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन का मतलब क्या होता है, दस्त, सॉरी कॉन्स्टिपेशन का मतलब कब्जी होता है, ठीक है बच्चों। दस्त का मतलब होता है डायरिया, कॉन्स्टिपेशन मीन्स कब्ज। अब कब्जी के अंदर अपने, सॉरी कॉन्स्टिपेशन के अंदर अपन देखेंगे एनसीपी, तो सबसे पहले असेसमेंट निकल के आएंगे, सब्जेक्टिव डाटा आएगा उसका असेसमेंट का, कि पेशेंट जो है वो अनेबल टू पास स्टूल, यानी कि पेशेंट जो है वो स्टूल को पास नहीं कर पा रहा है, स्टूल को पास करने में वो अनेबल है, ठीक है। पेशेंट बोल रहा है आई कांट पास, आई एम अनेबल टू पास दी स्टूल, ठीक है बच्चों। और ऑब्जेक्टिव डाटा क्या निकल के आएगा, कि हार्ड स्टूल है इसलिए वो पास नहीं हो रहा है, ठीक है। दूसरा है कि वो डिस्टेंशन है, ठीक है। तो ये निकल गया उसका ऑब्जेक्टिव डाटा। फिर अपन डायग्नोसिस देखते हैं 5।
सबसे पहला है कि कॉन्स्टिपेशन है उसको, ठीक है, इसके कारण उसका क्या है, स्टूल पास नहीं हो रहा है। दूसरा हो गया डिस्कम्फर्ट है उसको। तीसरा डिस्कम्फर्ट यानी कि स्टूल पासिंग के टाइम उसको पेन हो रहा है वगैरह, इसलिए वो स्टूल पास नहीं हो पा रहा है। तीसरा हो गया कि रिस्क इन्फेक्शन, ठीक है, इन्फेक्शन का रिस्क है। चौथा है लैक ऑफ नॉलेज, उसको कॉन्स्टिपेशन के रिगार्डिंग नॉलेज नहीं है, ठीक है। पांचवा है अपने अल्टर्ड एलिमिनेशन, ठीक है। ये हो गए 5 अपने डायग्नोसिस। फिर अपन देखते हैं प्लानिंग एंड ग्लोन। प्लानिंग क्या है, प्रमोट बाउल मूवमेंट, यानी बाउल मूवमेंट को अपने को प्रमोट करना है जिससे कि उसका कॉन्स्टिपेशन है ना डिक्रीज हो, एंड वो इजीली क्या कर सके, स्टूल को पास आउट कर सकते हैं बॉडी से। फिर अपना गोल्स क्या है, गोल वही है, स्टूल को कैसे भी करके पास करना है अपन को बॉडी से, ठीक है। एंड देन इंटरवेंशन या इम्प्लीमेंटेशन क्या है कि अपन जो है उसको असेस करते रहेंगे पैटर्न को, ठीक है। फाइबर डाइट देंगे। फाइबर डाइट क्यों देंगे, क्योंकि फाइबर जो होते हैं वो कॉन्स्टिपेशन के अंदर बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। कॉन्स्टिपेशन को रिड्यूस करने का काम करता है अपने कौन, फाइबर्स, इसलिए उसको फाइबर डाइट्स देंगे। फ्लूट्स देंगे जिससे वो इजीली स्टूल पास आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट उसको मोबिलिटी देंगे, यानी कि इजीली मूवमेंट वगैरह वो कर सके, तो मोबिलिटी करवाएंगे उससे, ठीक है। नेक्स्ट है लेक्सेटेड, क्या है, लेक्सेटिव्स, ओके, उसको उसको लेक्सेटिव्स देंगे जिससे कि उसका कॉन्स्टिपेशन अपना रिड्यूस हो जाए या ठीक हो जाए, ठीक है। अब इवोल्यूशन क्या निकल के आया कि उसको पेशेंट क्या है, रिलीफ फील कर रहा है उसको, ठीक है। अब अपन 6 देखते हैं अपनी एनसीपी जो कि है वॉमिटिंग पे। उसका असेसमेंट के अंदर डायग्नोसिस देखते हैं कि उसको पेशेंट बोल रहा है उसको नोजिया हो रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या निकल के आएगा कि पेशेंट को क्या है, डिहाइड्रेशन है, इसलिए उसको नोजिया हो रहा है, ठीक है। फिर अपन देखेंगे इसके डायग्नोसिस। सबसे पहले है फ्लूइड डेफिसिट, फ्लूइड की कमी हो गई है। दूसरा है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, वॉमिटिंग के कारण इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया है, ठीक है। थर्ड है नोजिया। फोर्थ है एस्पायरेशन रिस्क, ठीक है। एंड फिफ्थ या लास्ट है वीकनेस, ठीक है। वॉमिटिंग हो जाएगी तो उसके अंदर पेट के अंदर, स्टमक के अंदर, बॉडी के अंदर फ्लूइड की कमी हो जाएगी जिसके कारण उसके अंदर वीकनेस आ जाएगी पेशेंट के अंदर। फिर प्लानिंग क्या करेंगे अपन, वॉमिटिंग को कैसे भी करके स्टॉप करना है। तो स्टॉप वॉमिटिंग गोल क्या होगा कि पेशेंट को हाइड्रेट करना है अपन को। हाइड्रेशन से क्या होगा, पेशेंट का इम्प्रूवमेंट आएगी, ठीक है बच्चों। फिर इंटरवेंशन या इम्प्लीमेंटेशन क्या आएगी, अपन उसको आईओ मॉनिटरिंग करेंगे या ओआरएस एंड आईवी फ्लूइड्स देंगे। और पोजीशन अपन उसको कौन से देंगे, साइड लाइन पोजीशन देंगे जिससे वॉमिटिंग रिड्यूस हो। फिर देंगे उसको क्या, एंटीमेटिक्स देंगे। एंटीमेटिक्स टैबलेट से क्या होगा कि उसका वॉमिटिंग रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। एंड स्मॉल सिप्स देंगे। स्मॉल सिप्स का मतलब क्या है, उसको जो पानी पिलाएंगे वगैरह अपन का, जब भी लिक्विड फॉर्म में कुछ भी देंगे ना, तो उसका स्मॉल सिप्स यानी स्मॉल अमाउंट में देंगे ताकि उसको वॉमिटिंग ना हो, ठीक है बच्चों। इवोल्यूशन क्या निकल के आएगा कि उसकी वॉमिटिंग क्या हो गई है, स्टॉप हो गई है। अब अपन 7 देखेंगे डायरिया। डायरिया के अंदर असेसमेंट में सब्जेक्टिव क्या निकल के आएगा कि लूज स्टूल्स, यानी कि स्टूल जो है वो लूज हो रहा है, ठीक है। लूज स्टूल से मीन्स है कि आपने देखा होगा कि स्टूल जो होता है नॉर्मली कैसा होता है, थोड़ा सा हार्ड फॉर्म में होता है, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं और बहुत ज़्यादा लिक्विड भी नहीं है, वो मीडियम फॉर्म में होता है, ठीक है। तो अब डायरिया जब होगा तो क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा लिक्विड फॉर्म या लूज फॉर्म में स्टूल होगा, ठीक है, जिससे वो पानी के जैसे बोल सकते हैं अपन। तो लूज यानी कि पानी के जैसा तरल होता है अपना उस टाइम स्टूल। तो सब्जेक्टिव निकल के आया कि पेशेंट बोल रहा है कि उसको स्टूल जो है वो लूजली हो, लूज स्टूल है, ठीक है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा पतला पानी के जैसा स्टूल निकल रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या होगा, अपन ने ऑब्जर्व किया कि फ्रिक्वेंट वाटरी स्टूल, यानी कि स्टूल जो है वो वाटर स्टूल है, पानी वाला स्टूल है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में है स्टूल, ठीक। फिर अपन डायग्नोसिस निकालेंगे तो सबसे पहले आएगा कि डायरिया हो रहा है उसका, यही उसका डायग्नोसिस हो गया। दूसरा है कि फ्लूइड डेफिसिट, फ्लूइड की कमी हो गई। तीसरा इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो गया। चौथा है माल न्यूट्रिशन हो गया, वो माल न्यूट्रिशन का शिकार है, ठीक है। एंड लास्ट है क्या, स्किन ब्रेकडाउन रिस्क, ठीक है। ये 5 हो गए उसके डायग्नोसिस। फिर अपन प्लानिंग क्या करेंगे डायरिया के अंदर, कैसे भी करके अपन डायरिया को कंट्रोल करेंगे। गोल क्या हो जाएगा कि पेशेंट को हाइड्रेट करना है अपन को, तो हाइड्रेशन मेंटेन करना है। फिर इंटरवेंशन या इवोल्यूशन क्या निकल के आएंगे कि अपन उसके स्टूल को मॉनिटर करते रहेंगे, लैब टेस्ट वगैरह करते रहेंगे उसके स्टूल की, ठीक है। फिर ओआरएस देंगे अपन पेशेंट को। एंड एंटी डायरल्स देंगे अपन, ठीक है बच्चों। एंटी डायरल्स मेडिसिन क्या होती है, जो कि डायरिया को रिड्यूस करती है, ठीक है बच्चों। फिर उसको सॉफ्ट डाइट देंगे। डाइट कौन सी देंगे अपन, सॉफ्ट डाइट, जिसके कारण क्या होगा, स्टूल जो है वो लिक्विड फॉर्म में नहीं, थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, ठीक है। एंड हाइजीन उसका प्रॉपर मेंटेन कर देंगे अपन। फिर एवोल्यूशन क्या निकल के आएगा कि अब पेशेंट का स्टूल जो है, स्टूल वो इम्प्रूव हो गया है, अब पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर
8 नंबर पे अपनी कौन सी है एनसीपी कैटरेक्ट। कैटरेक्ट के अंदर अपन असेसमेंट करेंगे तब क्या निकल के आएगा पेशेंट के अंदर सब्जेक्टिव डाटा कि उस पेशेंट बोल रहा है उसको ब्लर्डी विजन है, यानी कि धुंधला दिखाई दे रहा है। फिर ऑब्जेक्टिव क्या है अपन ऑब्जर्व करेंगे उसके अंदर कि जो पेशेंट के लेंस है वो कैसा है, क्लाउडी हो गया लेंस, जो आँख के अंदर लेंस होते हैं ना वो क्लाउडी हो गए। फिर डायग्नोसिस अपन कौन 5 निकालेंगे, वो कौन कौन सी है। सबसे पहली है कि विजुअल डिस्टर्बेंस, उसका विजुअल में जो नॉर्मली जैसा विजुअल था ना वैसा नहीं है, अब उसके विजुअल के अंदर डिस्टर्बेंस हो गया। दूसरा है कि इंजरी रिस्क हो गई उसको, इंजरी रिस्क क्योंकि उसको दिखाई नहीं दे रहा तो इंजरी रिस्क तो होगी उसको, कहीं गिर गया पड़ गया तो। तीसरा हो गया नॉलेज डेफिसिट, यानी कि कैटरेक्ट के रिगार्डिंग उसको नॉलेज नहीं है, नॉलेज की डेफिशिएंसी है तो नॉलेज डेफिसिट। फोर्थ हो गया कि उसको अब एनजाइटी हो रही है, कैटरेक्ट के कारण उसको क्या हो गया, एनजाइटी हो गई है क्योंकि उसको ब्लड विजन है तो उसको फिक्स है कि एनजाइटी तो होनी ही है। लास्ट वन हो गया कि सेल्फ केयर डेफिसिट, यानी कि वो अब ब्लड विजन है, अब उसको सेल्फ केयर कैसे करनी है, खुद की केयर कैसे करनी है उसके रिगार्डिंग उसको नॉलेज नहीं है तो सेल्फ केयर डेफिसिट। फिर अपन प्लानिंग क्या करेंगे इसके अंदर के सेफ्टी एंड एजुकेशन, एजुकेशन करेंगे, एजुकेट करेंगे पेशेंट को कैटरेक्ट के रिगार्डिंग एंड उसकी सेफ्टी का ख्याल रखेंगे अपन, ठीक है। गोल क्या होगा कि अंडरस्टैंड सर्जरी केयर, ठीक है। गोल अपना है कि उसको सर्जरी से उसकी कैसे क्या करनी है, आंखें ठीक कर देनी है अपन को। इंटरवेंशन क्या हो गया या इम्प्लीमेंटेशन क्या होंगे, असेस करेंगे उसके विज़न को, कितने नंबर बढ़ रहे हैं कितने नंबर घट रहे हैं वो सब अपन देखेंगे। सेफ इन्वायरमेंट उसको प्रोवाइड करेंगे, एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे आपको कैटरेक्ट के खिलाफ कि उसको क्या कैसे करना है, आपको क्या डाइट लेनी है वगैरह, ठीक है। उसको साइको सोशली सपोर्ट करेंगे आपको अपन। फिर लास्ट क्या है उसको असिस्ट करेंगे एडीएल से, ठीक है। फिर एवोल्यूशन क्या निकल के आता है कि पेशेंट अब सेफ फील कर रहा है, उसके विज़न अब ठीक हो रहा है क्योंकि अपन ने उसकी सर्जरी कर दी है, ठीक है बच्चों। फिर नेक्स्ट है अपना 9 नंबर पे ग्लूकोमा। ग्लूकोमा भी आई से रिलेटेड ही एक डिजीज़ है, ठीक है बच्चों। इसके अंदर अपन एनसीपी देखते हैं। सबसे पहले असेसमेंट के अंदर सब्जेक्टिव डाटा क्या निकल के आया, पेशेंट बोल रहा है उसके आई के अंदर क्या है, पेन है। अब ऑब्जेक्टिव डाटा क्या निकल के आएगा, हाई IOP। अब IOP का मतलब क्या होता है, इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर, ठीक है बच्चों, इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर। बेसिकली ग्लूकोमा क्या होता है, एक लिक्विड होता है जो कि अपने आई के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर वो बढ़ जाता है ना तो आई के अंदर क्या होती है कि पेन होती है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, ग्लूकोमा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ क्या हो गया, हाई IOP यानी इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर बहुत बढ़ गया है। कारण क्या है उसका, क्योंकि ग्लूकोमा जो लिक्विड था ना उसके अंदर लिक्विड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। 21 mm ऑफ Hg समथिंग होता है, उससे ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, इसके कारण आई के अंदर पेन हो रहा है तो ग्लूकोमा वाली कंडीशन आ गई है। अब डायग्नोसिस निकालेंगे अपन ग्लूकोमा के अंदर तो वो क्या निकल के आएगा, सबसे पहला सेंसरी डिस्टर्बेंस। सेंसरी डिस्टर्बेंस का मतलब इसके सेंसरी फंक्शन डिमिनिश्ड हो जाएंगे, पर्टिकुलर प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे। दूसरा हो गया उसका पेन हो रहा है। तीसरा हो गया ब्लाइंडनेस का रिस्क आ जाएगा, ठीक है बच्चों। फोर्थ है कि उसको नॉलेज डेफिसिट हो जाएगी। अब नॉलेज डेफिसिट का मतलब है कि उसको ग्लूकोमा के रिगार्डिंग नॉलेज नहीं होना, ठीक है। एंड लास्ट है उसको एनजाइटी होगी। अब सीधी सी बात है, पेन हो रहा है आँख के अंदर तो एनजाइटी तो पर्टिकुलर होनी है। अब एक चीज़ यहाँ कॉमन निकल के आएगी कि आप एनजाइटी जो है ना वो लगभग सभी एनसीपी में, अगर आपको एनसीपी कोई ऐसी मिल गई जो कि आपको याद नहीं है तो वहाँ पे आप कॉमन एनसीपी लिख सकते हैं एनजाइटी की, ठीक है बच्चों। यानी कि एनजाइटी का आप एक डायग्नोसिस बना सकते हो उसके अंदर। फिर अपन इसका ग्लूकोमा का प्लानिंग देखेंगे। प्लानिंग क्या है कि उसको कैसे भी करके हाई हाई IOP जो था ना इंट्राओकुलर प्रेशर, उसको कैसे भी करके रिड्यूस करना है अपन को। फिर गोल निकल के आया क्या कि पेन करना है अपन को उसका डिक्रीज़, पेशेंट का पेन डिक्रीज़ करना है। इंटरवेंशन क्या है, मॉनिटर करना है अपन को रेगुलरली IOP जो है इंट्राओकुलर प्रेशर को टाइम टू टाइम मैनेज सॉरी मॉनिटर करना है। फिर पेशेंट के अंदर आई ड्रॉप्स देने हैं पेशेंट को, एजुकेट करना है पेशेंट को ग्लूकोमा के रिगार्डिंग, ठीक है। अवॉइड करनी है स्ट्रेनिंग, यानी खिंचाव को वगैरह अवॉइड करना है, स्ट्रेनिंग को अवॉइड करनी है। एंड उसको साइकोसोशली सपोर्ट करना है पेशेंट को। लास्ट इवेल्यूशन क्या निकल गया है, इम्प्रूव IOP, इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर जो है अब इम्प्रूव हो गया है। उसका फ्लूड जो है वो एक 21 mm ऑफ Hg से ज़्यादा बढ़ गया था ना, अब वो नॉर्मल हो गया है। अब लास्ट अपना कौन सी एनसीपी, एनीमिया। एनीमिया के अंदर असेसमेंट क्या निकल के आया, सब्जेक्टिव डाटा कि पेशेंट बोल रहा है उसको वीकनेस फील हो रहा है, सब दिन वीकनेस यानी आलसपना वगैरह, कमजोरी वगैरह उसको महसूस हो रही है, पेशेंट को वीकनेस हो रही है। ऑब्जेक्टिव क्या निकल गया कि लो HP एंड पैलोर, ठीक है। लो HP का मीन्स क्या होता है, हीमोग्लोबिन, तो उसके अंदर हीमोग्लोबिन की क्या हो गई है, कमी हो गई है। अब डायग्नोसिस करेंगे अपन
अब लो बीपी यानी कि सॉरी लो एचबी यानी कि हीमोग्लोबिन की क्या होगी, ये कमी होगी, यानी कि हीमोग्लोबिन की कमी से हीमोग्लोबिन क्या करता है अपना मेनली क्या करता है, ऑक्सीजन को वो कैरी करता है रेड ब्लड सेल के अंदर, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन की कमी कमी हो गई तो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की भी कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन को कैरी नहीं करेगा प्रॉपरली वो, ठीक है। तो जिससे क्या होगा कि पेलोर की कंडीशन आ जाएगी। पेलोर क्या होता है, पेलनेस, ठीक है। इसके अंदर अंदर क्या हो जाएगा, पेलनेस यानी कि कलर है ना उसका चेंज हो जाएगा ब्लड का, ठीक है। जिससे कि एनीमिया वाली कंडीशन आ जाएगी अपने, ठीक है। अब इसके डायग्नोसिस क्या निकल के आ जाता है, फटीग हो गया सबसे पहला। सेकंड है एक्टिविटी इंटॉलरेंस, ठीक है, प्रॉपरली वो एक्टिविटी नहीं कर पाएगा। थर्ड है पुअर न्यूट्रिशन, ठीक है, पुअर न्यूट्रिशन मिलेगा उसको। फोर्थ है उसका कि इन्फेक्शन का रिस्क हो जाएगा, क्योंकि ब्लड की कमी है तो सीधी सी बात है इन्फेक्शन का तो रिस्क हो गई। एंड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी उसकी कम हो गई, इसलिए उसको वीकनेस तो होगी ही होगी, क्योंकि पर्टिकुलरली ऑर्गन के पास है ना, सभी ऑर्गन बॉडी के उनके पास ऑक्सीजन वाला प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंच रहा है, जिससे क्या होगा, वीकनेस वाली कंडीशन आ जाएंगी। अब प्लानिंग क्या करेंगे, कैसे भी करके अपन को इम्प्रूव करना है उसका हीमोग्लोबिन लेवल, और गोल क्या होगा, एनर्जी को इंक्रीज करना है अपन को। फिर इंटरवेंशन या इम्प्लीमेंटेशन क्या हो गया, तो अपन को उसका हीमोग्लोबिन लेवल को टाइम टू टाइम मॉनिटर करना है। एंड नेक्स्ट क्या होगा, उसको कि आयरन डाइट देनी है उसको। आयरन डाइट क्या करती है, हीमोग्लोबिन लेवल को इंक्रीज कर देती है। फिर अपन क्या करेंगे, उसको सप्लीमेंट देंगे, ठीक है, जिससे कि उसकी हीमोग्लोबिन इंक्रीज हो जाए, उसको एनर्जी मिल जाए, ठीक है। ऐसे ऐसे अपन उसको सप्लीमेंट देंगे। नेक्स्ट है कि उसको रेस्ट वाली कंडीशन पे दे ला देंगे, यानी कि उसको रेस्ट प्रोवाइड करेंगे जिससे कि वो प्रॉपरली हील कर पाए। फिर है उसको एब्जॉर्प्शन टीचिंग करेंगे, ठीक है, प्रॉपरली एब्जॉर्प्शन कैसे करना है उसके रिगार्डिंग उसको टीचिंग प्रोवाइड करेंगे। फिर लास्ट है उसका इवेल्यूशन। इवेल्यूशन में क्या होगा कि उसका हीमोग्लोबिन रिड्यूस हो गया है अब, ठीक है, सॉरी इम्प्रूवड हो गया है, आई मीन इम्प्रूवड हो गया, इंक्रीज हो गया हीमोग्लोबिन, अब एनीमिया नहीं है उसको, ठीक है बच्चों। तो ये 10 मैंने आपको बता दी है एनसीपी, ये 10 आपको याद कर लेनी है, इन 10 में से ही पूछा जाता है आपके, ठीक है। इन 10 से अलावा मेनली तो नहीं पूछा जाता है आपको, ठीक है। तो ये 10 आपको पूरी रट लेनी है, एनसीपी एग्ज़ाम में यही पूछी जाती है, ठीक है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में। ठीक है बच्चों, लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू, धन्यवाद।